हाँ, चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है हायर एजुकेशन की क्लास में। स्लाइड हो रही है। स्लाइड तो अभी ओपन नहीं करी है। ये आपको स्क्रीन हो रही है शेयर अब। जी मैम। यस मैम। आवाज क्लियर है? यस। ओके। कल हमने आधुनिक भारत में भी शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का पैटर्न क्या थी, शिक्षा किस किस तरीके से आगे बढ़ी, हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन, उसके बारे में पढ़ा था। हम चार्टर्ड एक्ट पढ़ रहे थे। चार्टर्ड एक्ट क्या होते हैं ये हमने कल पढ़ा था। तो 1813 का हम पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। हमने कल ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी पढ़ लिया था। सीक्वेंस में चल रहे हैं तो चार्टर्ड एक्ट के बीच में भी जो चीजें आएंगी हम उनको भी साथ साथ में लेते चलेंगे। ये एक रिपोर्ट आई, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव, एनफ्लिंस्टन रिपोर्ट 1823। इनके ईयर टेबल बना के याद रखिएगा। इसका नाम लिखा, उसके सामने ईयर रख दिया, 2 कॉलम में इन चीजों को रखना है तो आपको आसानी से चीजें याद रहेंगी। कंपैरेटिवली साथ साथ में सब चीजें दिखेंगी। लाइन में लिख के याद करोगे तो मुश्किल होगा याद रखना। भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान प्रणाली मतलब जो प्रेजेंट सिस्टम है हमारे यहाँ पर हायर एजुकेशन का, उसका बेस कहाँ से है, वो कहाँ से लिया गया, यहाँ से एनफ्लिंस्टन रिपोर्ट 1823 के माउंट स्टुअर्ट एनफ्लिंट की रिपोर्ट से माना जा सकता है। इस रिपोर्ट ने अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने के लिए स्कूलों की स्थापना की और उनकी आवश्यकता पर बल दिया। अब यहाँ पे यूरोपीय स्कूल भी आ गए। अभी तक क्या हो रहा था, प्राइमरी स्कूल में मिशनरी, अपनी ईसाई मिशनरियां जो है वो ईसाई धर्म की शिक्षा के लिए काम कर रही थी। अब बड़े ही हायर एजुकेशन के लिए स्कूल भी इन्होंने खोल दिए। इस रिपोर्ट में जिला परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, ये एक इम्पॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन फैक्चुअल आ सकता है। जिला परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति किससे हुई, इनमें इसमें दे देंगे 1813 का चार्टर्ड एक्ट, 1833 का चार्टर्ड एक्ट, या ये रिपोर्ट का नाम। 4 ऑप्शन में से एक सीधा पूछा जा सकता है कि जिला परीक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनर, एग्जाम ऑफिसर की क्या हो गई, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से हुआ, किसके आधार पर हुआ, इसके आधार पर हुआ। स्कूल पर्यवेक्षकों यानी स्कूल सुपरवाइजर्स और शिक्षकों के प्रशिक्षण की अनुशंसा भी की गई। अनुशंसा मतलब रिकमेंडेशन। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए घटनाक्रम को शामिल करते हुए शिक्षण कार्य निर्धारित करने हेतु 1834 में मुंबई में एनफ्लिंस्टन संस्थान की स्थापना की गई। मतलब एक इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया इसके लिए। अब आ गया आपका 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें क्या था, ब्रिटिश जो एम्पायर थे, मतलब ब्रिटिश के अंडर में जो भी एरियाज थे उनमें एजुकेशन की व्यवस्था निश्चित तौर पर की जाएगी, डेफिनेटली की जाएगी। ऐसा नहीं कि वहां, अभी तक ऐसा चल रहा है कि जिसकी मर्जी है करवाई, शिक्षा की व्यवस्था तो करवाई, नहीं तो नहीं करवाई। कंपलसरी कोई कंपल्सन नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि हाँ होगी होगी, इन्होंने अब वो बात कह दी। शिक्षा के लिए 1813 के आज्ञा पत्र में आवंटित धनराशि को 1 लाख से, ये एक इम्पोर्टेंट है, पहले जो 1 लाख की राशि आई थी उसको बढ़ा के क्या कर दिया, 10 लाख कर दिया। अब हमने देखा था कि वहां उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि क्या करना है, उसको कैसे खर्च करना है। तो फायदा किसका हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही हो रहा था, वो अपने मनमाने तरीके से कर रहा था, अब उसका और फायदा हो गया। अभी 1 लाख खर्च करने को मिल रहा था, अब 10 लाख मिल गए। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर कंपनी में नौकरी हेतु अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा। कोई भी हो आके नौकरी कर सकता है, इन चीजों के आधार पर उसको अयोग्य या डिस्क्वालिफाइड नहीं कर सकते। कंपनी में हर वर्ष
किसी एक पद पर नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी जो इफिशियंसी है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हर साल किसी भी पद पर जॉब मिल सकती है। मतलब हर साल भर्तियां निकल रही थी। किसी भी देश की ईसाई मिशनरी को भारत में आने की स्वतंत्रता होगी। अब देख लो यहाँ पे ये गेम इनका। अभी तक तो खुद अपने यहाँ का ही बोल रखा था कि सिर्फ ब्रिटेन के आएंगे ईसाई मिशनरियां और शिक्षा दे सकेंगे। अब इन्होंने पूरी दुनिया की ईसाई मिशनरियों के लिए दरवाजे खोल दिए भारत के। फ्री फोकट का है, आ जाओ जिसकी मर्जी है। और इसके लाभ क्या थे? शिक्षा नीति बनाने का आरंभ तत्कालीन गवर्नर जनरल के माध्यम से हुआ। यहाँ से शिक्षा नीति यानी एजुकेशन प्लान बनने लगा। भारत में ईसाई मिशनरियों का बड़ी संख्या में प्रवेश और शिक्षा के माध्यम से सहयोग प्रारंभ किया गया और शिक्षा पर व्यय की जाने वाली धनराशि के एकदम से 10 गुना हो जाने से क्या हुआ? तीव्र विकास हुआ। अब उनका स्वार्थ तो था ही ना, इंडिया का डेवलपमेंट होगा तो फायदा किसका होगा? ब्रिटेन गवर्नमेंट का होगा। क्यों? क्योंकि पूरा पैसा वहीं जा रहा था, जो भी यहाँ से कमाई हो रही थी वो। इसलिए यहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट भी किया, उसको खर्च किया एजुकेशन पे। भारतीयों के लिए नौकरी के द्वार खुलने से अंग्रेजी शिक्षा के प्रति क्या हो गया? उनका आकर्षण बढ़ गया। राजा महाराजाओं के जो लोग काम करते थे वो क्या करते थे? वही बिचौलियों का काम करने लगे। अंग्रेजी सीख गए तो इधर से उधर उधर से उधर बीच में ट्रांसलेटर का काम भी कर रहे थे। और नौकरियां, क्योंकि ऊंचा वेतन, अगर अंग्रेजी शिक्षा पढ़ लोगे, ज्ञान ले लोगे उसका, तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलेगा तो पैसा आएगा। इसलिए सब कहीं ना कहीं लालच में आके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ गए। और हानियां क्या थी इसकी? ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार बढ़ गया। भारतीय पारंपरिक शिक्षण संस्थानों को विकास की प्राथमिकता से दूर रखा गया। इन्हीं को डेवलपमेंट कर रहे थे, इनका ही जो मिशनरियां थी उन्हीं पे पैसा खर्च कर रहे थे। भारतीय जो इंस्टीट्यूट थे, इंडियन इंस्टीट्यूट के बारे में ज्यादा नहीं सोच विचार किया, उन पे पैसा भी खर्च नहीं किया। अभी आगे देखना इन्होंने क्या क्या खेल खेले हैं। अगर हमें शिक्षा चाहिए, हमारा हमको चलाना है, तो पैसे भी हमें हमारी ही खर्च करने पड़ेंगे। इनकी जो 10 लाख आ रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजी के प्रति आकर्षण से वर्ग भेद प्रारंभ हुआ। क्यों हुआ? कैसे हुआ? जिन्होंने नौकरी कर ली उन उनको पैसा मिल गया तो फिर उनके बच्चे और पढ़ने लगे, वो भी नौकरी करने लगे। यानी एक के पास धन आया तो आता गया। और जिन्होंने नहीं की, जो नहीं, या जो मतलब इंटेलिजेंट नहीं थे ज्यादा, जिनकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर थी, मेमोरी कमजोर थी, नहीं पढ़ पाते थे अंग्रेजी, वो पीछे रह गए। तो क्या हो गया? एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास का गैप यहाँ से आ गया। नेक्स्ट आता है 1835 का। यही है मैकाले रिपोर्ट। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड, ये उसने अपना एक रिपोर्ट में भेजा लिख के। क्या भेजा? क्या था इसका? खास बातें क्या थी? थॉमस बेबिंगटन मैकाले 10 जून 1834 को भारत पहुंचे हैं। तब तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक मैकाले को प्राच्य पाषाण विवाद को सुलझाने, मतलब मेन क्या था इसका पर्पस? वो जो ईस्ट और वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट था उसको दूर करना था, है ना, उसको शॉर्ट आउट करना था। एक इसका ये मेन काम था। 10 लाख या 1 लाख की जो आ रही थी, उसके बाद 10 लाख जो हो गई राशि, उसका क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। फिर इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे इस रिपोर्ट के? लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें देश के मूल निवासियों को अंग्रेजी भाषा का विद्वान बनाए जाने की सिफारिश की गई। मतलब यहाँ के लोगों को एक्सपर्ट बनाया जाए अंग्रेजी भाषा में। 1 लाख रुपए की स्वीकृत राशि, वह राशि को जैसे चाहे वैसे उपयोग किया जा सकता है, इच्छा अनुसार खर्च की जा सकती है।
10 लाख ही होगा यहाँ पे। मेकाले ने भारतीय साहित्य से तात्पर्य अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि साहित्यों से बताया। मतलब इसने बोल दिया कि भारतीय साहित्य में सब आएंगे। सबसे पहले अंग्रेजी को ही रखा, उसके बाद पीछे से यहाँ जो पहले से थे, जो यहाँ है, जो सभ्यताएं हैं, उन सबका साहित्य उसने ले लिया। तथा भारतीय विद्वानों से तात्पर्य अंग्रेजी साहित्य यानी जिसका लिटरेचर है उसी के सारे विद्वान भी मान लिए उसने, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स। मेकाले के सुझाव क्या थे? प्राच्य साहित्य और ज्ञान अनुपयोगी है, महत्वहीन है। ये मतलब सुझाव थे मेकाले के। हमारे भारतीय साहित्य के प्राच्य ज्ञान को वो क्या बोल रहा है? अनुपयोगी बोल रहा है, महत्वहीन बोल रहा है, कोई उसका मतलब महत्व नहीं है। संस्कृत, अरबी, फारसी आदि प्राच्य शिक्षण संस्थानों पर व्यय मत करो, ये बोल रहा है। प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर व्यय मत करो। अंग्रेजी साहित्य के मुद्रण पर यानी पब्लिकेशन पर, उसको पब्लिश कराने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी साहित्य की सबसे श्रेष्ठ, अंग्रेजी साहित्य ही सबसे श्रेष्ठ है। भारतीय प्राच्य ज्ञान विज्ञान पर 10 लाख रुपए की धनराशि में से कुछ भी खर्च नहीं किया जाना चाहिए। जो प्राच्य ज्ञान है ना, एंशिएंट नॉलेज है, उस पे 1% भी, 1 पैसा भी खर्च नहीं करना है। भारत के सभी पुस्तकालयों में जितना ज्ञान नहीं है उतना यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तक में है। ये लॉर्ड मेकाले के दिमाग के अब क्या बोले, कुछ नहीं कहना है, बस आप समझ जाओ। निस्यंदन का सिद्धांत भारत में मेकाले की ही देन है। अब निस्यंदन का सिद्धांत क्या है, ये होमवर्क में नोट कर लो, ठीक है। भारतीयों के लिए अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। अंग्रेजी ही पढ़ाओ कुल मिला के। इसका पूरा फोकस, अगर हम सार देखें मेकाले रिपोर्ट का, तो यही था कि भारत वालों पे पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना है, उनकी जो साहित्य उस पे कुछ भी नहीं खर्च करना है, और उनको अंग्रेजी का विद्वान बनाना है। यही सार है लॉर्ड मेकाले की रिपोर्ट का, जो कि आई थी 1835 में। ये भी हमने पढ़ लिया है कि 2 वर्गों में विभाजित भी कर दिया है इसने। इसके पीछे एक तर्क यह भी था कि ये उच्च वर्ग के लोग शिक्षित होने के बाद निम्न वर्ग के लोगों को स्वयं शिक्षित कर देंगे। ब्रिटिश शासन को इसके लिए धन खर्च नहीं, कहाँ तक का, कितने दूर तक का सोचते हैं। लेकिन अब यहाँ के लोगों की सोच भी तो वैसी होना चाहिए। उन्होंने सोचा अच्छा है, जो गरीब है वो गरीब रहेगा, हमारे नीचे रहेगा, दब के रहेगा, हमारे सारे काम करेगा, हम पे डिपेंड रहेगा, मांगने आएगा हमसे। सब लोग अच्छी सोच वाले थोड़ी थे। ये हो गया। इसके बाद आता है 1854 का सर चार्ल्स वुड डिस्पैच। जो मेन मेन पॉइंट्स है, जैसे हम सार करके बताए कि मैकाले की रिपोर्ट में ये था, उनको नोट करते चलो साथ में। समझ में आ रही है चीजें? सुन रहे हैं जी मैम, सभी? आ रहा मैम। ओके। अब आता है हमारा 1854 का सर चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये उनके भी बड़े भाई थे, इन्होंने और भी कुछ ऐसे ही काम किए। 1854 में ये आए, और क्या किया इन्होंने, इसे, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको सारे फैक्चुअल पॉइंट्स ही मिलेंगे ज्यादातर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? ये समझ समझ लीजिए, ब्रिटेन में जो अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो चल रही है पद्धति, वहां पे उसके लिए क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, वो वहां के लिए है। और अगर हम उस चीज को यहाँ ला रहे हैं, तो हमने उसी को एक संज्ञा दे दी है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। रूल्स एंड रेगुलेशन समझ सकते हैं इसको। इसने प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक की
उचित ढंग से योजना बनाने की सिफारिश की कि एक प्लानिंग के साथ चलो, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन तक एक प्लानिंग बनाओ और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारा फिर एग्जीक्यूशन किया जाए। इसने लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर भारत में भी विश्वविद्यालय खोलने की क्या की, रिकमेंडेशन की। इसने स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की सुसंगत नीतियां तैयार करने की योजना बनाई। इसने निजी संस्थानों, अनुमोदन प्रणाली, स्कूलों में शिक्षकों के प्रशिक्षण, महिला शिक्षा और ऐसे ही, यानी इसके काम हैं। अनुदान मतलब हम जैसे यूजीसी का एग्जाम दे रहे हैं, यूजीसी क्या करता है, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से लेके जिस संस्था को या जिस पर्टिकुलर पढ़ने वाले को अगर फंड की आवश्यकता है तो फंड भी अवेलेबल कराता है। तो जो फंड अवेलेबल कराता है उसी को अनुदान कहते हैं। और कैसे होगा ये आगे इनने बताया, उसका भी सुझाव दिया है कि हमारा पैसा हमसे ही निकलवाएंगे, इनका पैसा हमको नहीं देंगे ये। लेकिन इतने काम किए कि पहली बार महिला शिक्षा की बात, मुस्लिम काल में हमने देख लिया था कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी एजुकेशन के मामले में, और इसके पहले भी जो आए चार्टर्ड एक्ट आई या रिपोर्ट आई, उसमें कहीं फीमेल एजुकेशन की बात नहीं थी। तो अगर आता है कि फीमेल एजुकेशन की बात आधुनिक भारत में किसने की पहली बार, तो ये चार्ल्स वुड के डिस्पैच में की गई। इसी के आधार पर 1857 में, ये याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन आते हैं, 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय तथा 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्या हुई, स्थापना हुई। इसी घोषणा पत्र की सिफारिश पर पूसा में कृषि विश्वविद्यालय तथा रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना की गई। इसी के आधार पर, कौन से, वुड डिस्पैच के आधार पर इसने सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कैसा हो, स्थानीय भाषा, मदर लैंग्वेज, और अंग्रेजी भाषा में हायर एजुकेशन दी जाए। और इसी घोषणा पत्र में क्या बोला, धर्म निरपेक्ष शिक्षा तथा प्राइवेट एंटरप्राइजेस को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाए। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, जो कि आजकल हमारे यहाँ चल रहा है कि सभी धर्म समान है भारत में, वसुदेव कुटुंबकम, सबको लेके चलते हैं साथ, भले ही लोग हमें साथ लेके चलें या ना चलें। एरिया अफेक्टेड बाय वुड डिस्पैच, कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित हुए, प्राइमरी एजुकेशन, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वर टू बी प्रमोटेड। वर्नाकुलर लैंग्वेज कौन सी होंगी, मदर लैंग्वेज ही आएंगी इसमें, मतलब जो जिस रीजन में है, सबकी अपनी अपनी भाषा है, बोली है क्षेत्रीय, वही वर्नाकुलर लैंग्वेज में आती है। वो उनको प्रमोट किया गया, क्यों, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन उसी में दे रहे हैं। एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल बी ओपनड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक शासकीय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल की स्थापना इसमें की गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज टू सेट अप इन एवरी प्रोविंस, मतलब एक हर प्रांत में एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट खोला गया। डिपार्टमेंट शब्द यहाँ से आया। एजुकेशनल डिपार्टमेंट पहली बार कब आया, वुड डिस्पैच से आया। महिला शिक्षा की पहली बार बात किसने की, वुड डिस्पैच ने की पहली बार, लेकिन आधुनिक भारत में अंग्रेजों के शासन में, सीधे याद रखो। और उसने ही वर्नाकुलम की बात की, प्राइमरी लेवल पर वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाने की, यानी मदर लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने की बात की। हर जगह एक गवर्नमेंट स्कूल खोलने की बात की, और एक
एजुकेशन डिपार्टमेंट खोलने की बात की। वुड डिस्पैच सजेस्टेड दैट द प्राइमरी स्कूल मस्ट अडॉप्टेड वर्नाकुलर लैंग्वेज, वही बात है। थ्रू द डिस्पैच he also suggested that high school use एंग्लो वर्नाकुलर, हाई स्कूल में एंग्लो वर्नाकुलर चलेगी, अंग्रेजी और मातृभाषा दोनों, और दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम फॉर कॉलेज लेवल, और कॉलेज लेवल पे सिर्फ अंग्रेजी में, यानी वही हायर एजुकेशन में सिर्फ अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाएंगे। Hence the Wood Dispatch is considered as Magna Carta of English Education in India, क्योंकि इसने इंग्लिश को पूरा हायर एजुकेशन में कर दिया, इसलिए बोल दिया इसके डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। वहां पे अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो रिकमेंडेशंस वाला पत्र था उसका नाम था मैग्ना कार्टा, और यहाँ पे वुड डिस्पैच आया, उसने भी अंग्रेजी 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 की बात करी, उसको ज्यादा वो दिया, इसलिए उसको अंग्रेजी शिक्षा का, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कह दिया। वुमेन्स एजुकेशन, गांव में प्राथमिक विद्यालय हो, ये सब गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए है, और एंग्लो वर्नाकुलर स्तर पर हाई स्कूल, जिला स्तर पर महाविद्यालय, और प्रेसिडेंसी कस्बों में संबद्ध विश्वविद्यालय, ये सब महिला एजुकेशन के लिए। इफेक्ट ऑफ वुड डिस्पैच, तत्कालीन भारत में पश्चिमीकरण का तेजी से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। पश्चिमीकरण का मतलब हम कौन से कहलाते हैं, हम पूर्वी कहलाते हैं। भारत वाले कहाँ, किस क्षेत्र में आते हैं, पूर्व में मैम, पूर्व में आते हैं इसलिए, और ये यूरोपियन सब पश्चिम में आते हैं, अमेरिकन यूरोपियन, तो इसलिए इनको पश्चिमीकरण मतलब वहां की जो कल्चर है, वहां का जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो सब हम पे हावी हो गया धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि प्रधान अध्यापक कौन हुआ करते थे कॉलेजों के, ये प्रधानाचार्य यूरोपीय नागरिक होते थे, तो वो अपनी मर्जी से ही सब चला रहे थे। इसके साथ ही ईसाई मिशनरियां तेजी से इधर से, ये बचपन में प्राइमरी में बीज बोने का काम कर रहे थे, और ये पानी सींचने का काम कर रहे थे ऊपर से, तो बेचारे हम कहाँ जाएं, उन्हीं के बीच में हो गए वैसे ही, जैसा बीज और जैसा पानी मिला वैसा ही पौधा हो गया बढ़ के। आ गया हंटर कमीशन 1882 में, और 1882-83 दोनों में ये रहा। क्या था इसका, हंटर शिक्षा आयोग इसका नाम था। 1880 में लॉर्ड रिपन के भारत के गवर्नर जनरल थे, ये लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल हुआ करते थे, नहीं ना, शासक, जो कंपनी में, कंपनी का, ब्रिटेन गवर्नमेंट का एक व्यक्ति जो कंपनी के नाम पे भारत को चला रहा है, जहां जहां उसका शासन हो गया है, तो उस समय ये चला रहे थे। इनको थोड़ा सा अच्छा गवर्नर कहा जाता था, हालांकि अच्छा कोई नहीं था, क्योंकि सब पहला अपना पहला कहना चाहिए कि वफादारी सबकी किसके प्रति होती है, अपने अपने देश के प्रति होती है, अपनी गवर्नमेंट के प्रति होती है, तो सब पहला अपना कर्तव्य तो उन्हीं के प्रति निभाते हैं। बाद में यहाँ पे तो क्या होता है, एक कहते हैं ना बाई प्रोडक्ट शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कई चीजों के लिए, तो यहाँ का जो डेवलपमेंट हुआ वो तो बस बाई प्रोडक्ट था इनके लाभ के पीछे से। इन्हीं की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे विलियम हंटर, उन्हीं के नाम पे ये आया। 3 फरवरी 1882 को लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया, और इसका नाम हंटर आयोग रखा गया। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कब आया, 1882 में, 1882 में, डेट सही याद रखिए, ये इन दोनों के नाम याद रखिए, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इस आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो वुड डिस्पैच में कमियां रह गई थी, कुछ चीजों को हटाने के लिए, कुछ नई चीजों को जोड़ने के लिए, उसके लिए इसको लाया गया। एक और महत्वपूर्ण कारण था हंटर कमीशन का,
इंग्लैंड में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून पारित होने से उसी की तर्ज पर ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत में पूर्व से उपेक्षित प्राथमिक शिक्षा पर गया। मतलब कि इग्नोर किया जा रहा था शुरू से प्राइमरी एजुकेशन को। हमने देखा था ना, वैदिक कालीन में माता पिता ही प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे बच्चों को, और बाकी में तो था, लेकिन ऐसे ही चल रहा था काम की चलो शिक्षा संस्कार करा दिया और पोथी वोथी पढ़ा दी, हो गया, ऐसे काम चल रहा था। लेकिन बहुत ही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर लाने की बात की जाए, उसको ध्यान में रख के, अगर वहां ब्रिटेन में उन्होंने कोई कानून लिया है, तो अब चूंकि जहां जहां उनका शासन है, तो उन एरिया की जिम्मेदारी भी वो अपनी समझते, क्योंकि फाइनली अब वो, अगर हम उनके अधीन थे तो हम उन्हीं का हिस्सा हो गए, कहलाएंगे, और हम उनका हिस्सा कहलाएंगे तो कहीं ना कहीं जो भी इस देश में जीडीपी होगी, जीडीपी मतलब ग्रॉस, क्या होती है ग्रॉस जीडीपी? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, टोटल जो भी आय होगी उसमें वो उन्हीं को तो मिलेगी। इसलिए लोगों को इस योग्य भी बनाना भी उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट करें। इसलिए मतलब बहुत गहरी सोच के साथ, दूर की सोच के यहाँ पे ध्यान दिया गया कि भाई बचपन से ही सही ढंग से डेवलपमेंट करो। आयोग का गठन और उसके सदस्य, इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे, उसमें से 6 भारतीय थे। कौन कौन से थे भारतीय? सैयद महमूद, भूदेव मुखर्जी, आनंद बोस, परिगानंद, मुदलियार, महाराज जितेंद्र टैगोर और केटी तेलंग, ये 6 भारतीय सदस्य थे। हंटर आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी? प्राथमिक शिक्षा का विकास और सुधार पर ध्यान को देना चाहिए, पढ़ चुके हैं हम। भारतीय शिक्षा देशी भाषाओं में होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, स्थानीय जिला परिषदों और नगर पालिकाओं की देखरेख में प्राथमिक शिक्षा की। यहाँ से शुरुआत हो गई, अब वो जो उनके दिमाग का खेल चालू हो गया। कौन करेगा? जिला परिषद, नगर पालिकाएं। अब ये करेंगी मतलब पैसा यही लगाएंगी। माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की होना चाहिए, साहित्य जो अध्ययनशील उच्च शिक्षा के लिए छात्र तैयार करे, तथा दूसरी व्यावसायिक जो छात्रों को जीवन यापन के लिए प्रशिक्षित करे। अब इन्होंने 2 तरह का बता दिया, एक तो आप प्रोफेशनल एजुकेशन और एक लिटरेचर वाली एजुकेशन। ये पहली जो है लिटरेचर बेस्ड, ये किस लिए दे रहा है? बाद वाली को, बाद वाली के अकॉर्डिंग, मतलब हायर एजुकेशन के लिए तैयार करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन तथा अनुमोदन देकर, वही आप प्राइवेट जो बिजनेस करने वाले व्यापारी हैं उन सबसे धन लो, चंदा मांगो और उसको खर्च करो। आप कहीं पैसा लगाओ, 1,10,00,000 में से आपको नहीं मिलेगा। सारी चीजें वही, आप पढ़ लोगे इसको समझ में आ जाएगा आपको। शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक शिक्षा, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दिया जाए, करके सीखने वाला सिस्टम। प्राथमिक शिक्षा देशी स्थानीय भाषाओं में, इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षित यानी ट्रेंड टीचर हों, किंडरगार्टन की ट्रेनिंग जिन्होंने ले रखी हो। मिडिल एजुकेशन में उच्च शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया जाए। मतलब धन की जहां बात आ रही है, आप ही लोग देख लो कैसे करना है। और हायर एजुकेशन में भी ऐसे ही कि आप मतलब सब कुछ अनुदान, ग्रांट मांग मांग के काम चलाओ। सहायता अनुदान व्यवस्था, इसे छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए। अब उसमें भी लेना तुम ही से है, तुम्हारा ही लेना है, तुम्हारे लिए लेना है, लेकिन नियम हम बता देंगे उसके लिए क्या करना है। उसमें भी ज्यादा खर्च मत करो। छात्र शिक्षक की संख्या, कितने छात्र हैं उस पर कितने शिक्षक हैं उसके अकॉर्डिंग दो। सहायता अनुदान को उदार बनाया जाए तथा इसमें व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाए। उदार बनाया जाए। उदार और उधार ज्यादा अंतर नहीं है, तो उदार बना बना के उधार लेने पे
विवश कर दिया और गुलाम बना लिया। नारी शिक्षा देखा ही है हमने, बुक डिस्पैच में ही बात हो गई थी कि पढ़ाया जाए उनको, तो यहाँ पे क्या कर दिया इनने, निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, ऐसा इन्होंने बोला। इस लाइन को याद रख लीजिएगा कि बालिकाओं की वहां पे सिर्फ बात हुई थी एजुकेशन दी जाए, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया फ्री में दी जाए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के साथ ही अन्य संस्थानों पर महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंधन न होने पर खेद व बढ़ावा दिया। तो लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि फ्री एजुकेशन की बात की। इससे रिलेटेड हंटर कमीशन से मिसलेनियस क्या है, मुस्लिम शिक्षा की बात की गई, आदिवासी व पर्वतीय जातियों की शिक्षा की बात की गई, इससे पहले किसी ने नहीं की। महिला की तो गुड डिस्पैच में हो गई थी, लेकिन इन लोगों की इन्होंने की। धार्मिक शिक्षा राजकीय विद्यालयों में बिल्कुल बंद हो जाए, प्रतिबंधित कर दिया। धार्मिक शिक्षा के प्रोत्साहन को भी रोका जाए, जैसे मदरसों में जो दी जा रही है, या मंदिरों में अगर व्यवस्था है, या जो संस्कृत विद्यालय हैं उन पे भी रोक टोक। देशी पाठशालाएं मौलवियों और पंडितों द्वारा संचालित विद्यालयों को अनुदान देकर यथापूर्वक पाठ्यक्रम चलने दिया जाए। ये लोग पढ़ा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उच्च तथा निम्न सभी प्रकार के विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन दे। ये बात हुई। यहाँ तक हमारे हो गए आयोग। और अब हमारा आएगा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। आजादी के लिए बहुत ज्यादा तेजी से संघर्ष यहाँ पर चल रहे थे। 1900 का पीरियड आ गया, तो यहाँ भारतीय विश्वविद्यालय आयोग आ गया। इतना समझ में आया सभी को? जी मैम। किसी का कोई डाउट है?